जा रहे हैं जिसका नाम है विस्कोसिटी और हिंदी में इसको कहते हैं श्यानता। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, कोहरा हमें देखने को मिलता है बाहर जब हम निकलते हैं तो सड़क पे कोहरा मतलब धुंध टाइप का हमको देखने को मिलता है। धुंध वास्तव में क्या होता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ओस की छोटी छोटी बूंदें जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, बारिश में भी तो पानी की बूंदें होती हैं, तो बारिश की बूंदें जो होती हैं वह जमीन पे गिर जाती हैं, जबकि धुंध या कोहरे में जो पानी की बूंदें होती हैं वो जमीन पे नहीं गिरती हैं बल्कि हवा में लहराते रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए होता है। ठीक, लेकिन साइज छोटा होने से क्या फेनोमेनन होती है? साइज छोटा होने के कारण हवा में क्यों लहराते रहती हैं, जबकि हम जानते हैं कि साइज छोटा हो या बड़ा हो, जो अर्थ की ग्रेविटी है वह सबको अपने ओर खींचेगी। ठीक ना? और अर्थ के ग्रेविटी के कारण लगातार उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा और वह नीचे की ओर उसको गिरना है। ठीक, तो ये तो एक बात हुई। लेकिन हम देखते हैं कि ओस की बूंदें जो होती हैं आज के ठंडे के मौसम में धुंध बन के क्या होते रहती हैं, लहराते रहती हैं। साथ ही जब बारिश होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें और बर्फ कभी गिरता है, बर्फबारी होती है तो बर्फ से चोट लगता है, या किसी ड्रॉपलेट की जो रेन ड्रॉपलेट है उसकी साइज छोटी है तो उससे चोट नहीं लगता या कम लगता है, और साइज बड़ी है तो चोट लगता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी का भी रीजन होता है। ठीक ना? साइज का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो पानी की बूंदें होती हैं वह हवा में तैर रही होती हैं, तो पानी एक अलग फ्लूइड है और हवा एक अलग फ्लूइड है, तो एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के अंदर मोशन कर रही है। ठीक, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि पानी किसी नहर में मोशन कर रही है या वेलोसिटी में है या चल रही है, सिंपल सी बात। तो चलते समय क्या फेनोमेनन होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस विस्कोसिटी टॉपिक के अंदर। देखिए, सॉलिड स्टेट ऑफ मटेरियल्स का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट में होता है और वह चलता है, और स्पेशली जब किसी फर्श पे या किसी सरफेस पे ड्रैग करते हैं किसी मटेरियल को सॉलिड स्टेट में, तो क्या होता है? ड्रैगिंग के वजह से दोनों सरफेस के बीच इस वेलोसिटी के वजह से एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का मेन काम है एक सरफेस को क्या करना, मोशन को अपोज करना या उसके गति में अवरोध उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, ताकि वह आगे ना चल सके। फ्रिक्शन यही होता है। अब अगर कोई लिक्विड चल रही है तो लिक्विड कैसे चलती है? क्या उसमें भी फ्रिक्शन होता है? क्या वहाँ भी लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड को या एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड को अपोज करता है? क्या सॉलिड किसी फ्लूइड को अपोज करता है? ये सारी बातें आज हम लोग विस्कोसिटी में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स। सपोज कीजिए कि ये क्या है, नहर का एक बेड है। ठीक, और इसमें लिक्विड फ्लो होना है। कौन सा लिक्विड? वाटर। तो नहर के बेड के साथ जो लिक्विड फ्लो होगी उसकी फ्लो स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होती है, टर्बुलेंट क्या होती है। तो मान के चलिए कि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो जो बिल्कुल भी इस बेड के साथ अटैच है उसमें कितनी वेलोसिटी होगी? तो जब भी यह फ्लो या जब भी यह स्ट्रीमलाइन आगे की ओर बढ़ना चाहेगी, नहर का बेड क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा और पीछे की ओर धकेलेगा, और दोनों का फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे
और ये इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये नहीं फिसल पाएगा। लेकिन ठीक इसके ऊपर वाले लेयर की अगर बात करें तो इसकी वेलोसिटी, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जो इससे ज़्यादा होगी और यह फ्लो करना शुरू करेगा। इसके ऊपर उससे ज़्यादा वेलोसिटी, इसके ऊपर उससे ज़्यादा वेलोसिटी, इसके ऊपर उससे ज़्यादा वेलोसिटी, इसके ऊपर उससे ज़्यादा वेलोसिटी और सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी। ठीक ना। तो जैसे जैसे ही हम लेयर में ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर वाले स्ट्रीम लाइन को देखते जाएंगे, वो अपने ठीक नीचे वाले स्ट्रीम लाइन से ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो कर रही है और नीचे वाला स्ट्रीम लाइन ऊपर वाले स्ट्रीम लाइन को अपोज कर रहा है या उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक ना। ऐसे समझिए कि ये वाला ऐसे आगे जा रहा है, ठीक, फील कीजिए इसको, ऐसे आगे ये जा रहा है और ये वाला क्या कर रहा है कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा है। ठीक, तो ये ऐसे आगे की ओर जाना एक वेलोसिटी और इसका अपोज करना ये दूसरा फोर्स हो गया। ठीक, तो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स यही होती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे दो लेयर्स के बीच के फ्रिक्शन हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक लेयर ने दूसरे लेयर के साथ ग्रिप बना लिया है। समझ रहे हो क्या बना लिया है, ग्रिप। ग्रिप क्यों बना लिया है, इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण। इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस आप पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट में भी होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण लेयर्स ने एक दूसरे के साथ क्या बनाया, ग्रिप बनाया, और जब लेयर्स यहाँ पे मोशन करना चाहती हैं तो वह मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक ना। तो ये जो अपोज करने की प्रवृत्ति है लेयर्स की, ठीक, इस टेंडेंसी को विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स कहते हैं और हिंदी में इसे श्यानता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एक टर्म को समझते हैं। बताइए, सबसे नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी 0, उससे ऊपर वाले की वेलोसिटी अगर 2 से बढ़ गई तो 2, और उससे ऊपर वाले की वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है तो 4, 6, 8, 10, 12। ठीक ना। तो 1 से ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक ना। यानी यहाँ से हम अगर ऐसे ये अगर हम मान लें तो ये ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी दो लेयर्स के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। अब मान के चलिए कि दो लेयर्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस dl है, मान सकते हैं। ठीक, और उनके बीच अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो जाएगी, dv हो जाएगी, यानी छोटा सा एक क्या हो गया, इसमें डिफरेंस आ गया। तो एक टर्म आता है विस्कोसिटी के अंदर जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन डिफरेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम कैसे परिभाषित करते हैं, dv अपॉन dl। अच्छा, अब मान के चलिए कि यहाँ से ये लिक्विड आगे की ओर क्यों फ्लो होगी, ऐसे तो फ्लो नहीं होगी। ठीक ना, ऐसे स्टैटिक पोजीशन में है, इसको फ्लो कराना है, इसको आगे की ओर धकेलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसके क्रॉस सेक्शन पे या लिक्विड में पीछे से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे लगा सकते हैं, एक मोटर यहाँ, एक पंप यहाँ सेट कर देंगे। ठीक ना, तो यहाँ हम फोर्स लगाते हैं, और या प्रेशर हम कह लें कि प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाते हैं। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। ये जो लिक्विड फ्लो हो रही है उस पर कितना प्रेशर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स हम लगाएंगे उसके पर यूनिट एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होके
वह प्रेशर बन जाता है, और इसी प्रेशर के वजह से इसमें वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी का एक ग्रेडियंट बनता है dv/dl। ठीक ना। सबसे देखिए पर यूनिट प्रेशर हम इधर से सभी स्ट्रीम लाइंस पे या सभी लेयर्स पे बराबर लगा रहे हैं, लेकिन इनके बीच एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक क्वालिटी है, जिसके कारण एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज कर रहा है। तो नीचे वाला स्लो चल रहा है, उसके ऊपर वाला फास्ट, उसके ऊपर उससे फास्ट, उसके ऊपर उससे फास्ट, सबसे ऊपर सबसे फास्ट। ठीक। अब अगर हमें वेलोसिटी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर हमें वेलोसिटी को बढ़ाना है तो हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। और अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। अब वेलोसिटी को बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रेशर। और प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक ना। तो जो प्रेशर है वह वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। प्रेशर बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो ये घट जाएगा। ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर will increase velocity gradient कह सकते हैं। दिस मीन्स प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, इसका मतलब यही होगा, सिंपल सा। अब अगर हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा दें तो F/A इसके बदले हम इक्वल ले रहे हैं, और अगर हम इस चिन्ह को रिमूव करके इक्वल लेते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। हमने कांस्टेंट ले लिया ईटा, जिसका मतलब होता है वेलोसिटी कोएफिशिएंट। ठीक, जिसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कोएफिशिएंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेयर ईटा इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ठीक, ईटा का मतलब समझ में आ गया, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। और यहाँ जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसे हम विस्कस फोर्स कहें तो यहाँ लगने वाले फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यहाँ लगने वाले फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं F इज इक्वल टू ईटा इंटू एरिया dv/dl। ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गया। ठीक, अब अगर यहाँ से हम इसकी ईटा की बात करें, ईटा क्या है? तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। तो आइए जानते हैं कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग दो चीज़ें और जान लें कि विस्कस ड्रैग और विस्कोसिटी क्या होती है। तो आइए जानते हैं। पहला हमने क्या जान लिया? फ्रिक्शन, हमने जान लिया इंटर एटॉमिक फोर्स, और हमने जान लिया विस्कोसिटी ग्रेडियंट। अब हम जानते हैं अब हम जानते हैं विस्कस ड्रैग। ये क्या होता है? अच्छा, यहाँ हम एक वेलोसिटी, एक मोशन जो है प्रोड्यूस करा रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो वाटर है या लिक्विड है इसमें एक मोशन हो जा रहा है, और मोशन होने के कारण इसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी डेवलप हो रही है कि एक लेयर दूसरे लेयर को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। ठीक,
तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी दो लेयर्स के बीच मोशन होगा तो एक ऐसी क्वालिटी क्या होगी, डेवलप होगी, जो उस मोशन को या दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करेगी। क्या करेगी, दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करेगी। और यह क्या कहलाता है, यही कहलाता है विस्कस ड्रैग। क्या कहलाता है, विस्कस ड्रैग। या सिंपल भाषा में कहें कि जब एक लेयर दूसरे लेयर को वेलोसिटी चेंज होने पे, क्या, वेलोसिटी चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज को अपोज करती है, वही क्या कहलाता है, विस्कस ड्रैग। अब विस्कोसिटी क्या कहलाएगा, तो विस्कोसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी लिक्विड या किसी फ्लोइंग फ्लूइड्स, किसी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करती है, ठीक ना। विस्कोसिटी किसी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होने पे एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करती है, ठीक। तो विस्कोसिटी क्या है, किसी फ्लूइड की टेंडेंसी है। कैसी टेंडेंसी है, एक लेयर और दूसरे लेयर को, एक लेयर के द्वारा वेलोसिटी चेंज होने पे दूसरे लेयर को अपोज करना, उसके वेलोसिटी चेंजिंग को अपोज करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब बताइए कि किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसका फ्लो कैसा होगा, और किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी कम है तो उसका फ्लो कैसा होगा। विस्कोसिटी कम होने का मतलब है कि एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को कम फोर्स से अपोज करेगी तो वह आसानी से क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि एक लेयर दूसरे लेयर को ज़्यादा फोर्स से अपोज करेगी तो वह आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए पानी की विस्कोसिटी हनी से, शहद से कम होती है, तो जो शहद है वह आसानी से फ्लो नहीं करता है, लेकिन पानी आसानी से फ्लो कर जाता है। बात समझ में आई। तो विस्कोसिटी क्या है, किसी लिक्विड के फ्लो करने में जो लेयर्स फ्लो करते हैं उन लेयर्स को रोकने की टेंडेंसी, यही है विस्कोसिटी, ठीक। अब विस्कोसिटी आपने जान लिया, विस्कस ड्रैग भी आपने जान लिया। अब आइए जानते हैं इस ईंटा के बारे में कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, और यूनिट ईंटा यानी यूनिट विस्कोसिटी को होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, तो यहां से हम लोग ईंटा का यूनिट निकालते हैं, ठीक। ईंटा का यूनिट और ईंटा का वैल्यू निकालते हैं। यहां से ईंटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां से ईंटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ये रिजल्ट है, और इससे हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट या विस्कोसिटी मॉडुलस इसको कहते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डीवी अपॉन डीएल, ठीक ना। ये ईटा का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब इस केस में अगर हम एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एक यूनिट लें, एरिया एक यूनिट लें, ठीक, और डीवी अपॉन डीएल इसको भी एक यूनिट लें, तो इसका यूनिट क्या, इस इक्वेशन से अगर हम चाहें तो ईटा का कैसे निकालेंगे, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डीवी अपॉन डीएल। तो डीवी अपॉन डीएल क्या है, विस्कोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट देखिए v अपॉन एल है ना, तो v क्या है, वेलोसिटी, और l क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और लेंथ का मीटर, तो ये मीटर मीटर कैंसिल, हमारे पास आ गया पर सेकेंड, ठीक। तो अगर हम एरिया एक यूनिट लें, एरिया एक यूनिट लें, डीवी अपॉन डीएल, डीवी अपॉन डीएल इसका वैल्यू 1 पर सेकेंड लें यानी एक यूनिट, तो हमारे पास ईटा क्या बचेगा, हमारे पास ईटा बच जाएगा एफ के बराबर, ठीक ना।
तो इससे क्या डिफिनीशन निकलता है कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है, तो यह उस फोर्स के बराबर है जो एक यूनिट एरिया पर अप्लाई होने के बाद 1 पर सेकेंड का वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करा है। दिस मीन्स दिस ईटा is equal to that applied force which creates 1 per second velocity gradient on 1 unit एरिया। दिस मीन्स एक यूनिट एरिया पर 1 पर सेकेंड का वेलोसिटी ग्रेडियंट जो बना दे उसे क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं। और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहां से यूनिट निकाल लीजिए। ईटा का यूनिट फोर्स का यूनिट अपॉन एरिया का यूनिट। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन डीवी अपॉन डीएल, इसका यूनिट पर सेकेंड, राइट। तो ईटा का यूनिट क्या हो जाएगा, ईटा का यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक, न्यूटन सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। और इसके डायमेंशन की बात कर लें तो न्यूटन का डायमेंशन MLT-2, एस का टी, और फिर आ गया मीटर यानी L-2। तो यह क्या हो जाएगा, ML-1 T-1। तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का जो यूनिट होगा वह यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन होगी मीटर ML-1 T- लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, क्या बताता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मान के चलिए कि कोई जार ऐसे रखा हुआ है और इसमें कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड ऐसे भरा हुआ है, ठीक, क्या भरा हुआ है, फ्लूइड। और इसमें हमने एक छोटा सा लोहे का या किसी भी चीज का एक छोटा सा स्फीयर हमने क्या किया, इसमें हमने एक छोटा सा स्फीयर डुबा दिया। तो जब हमने इसमें एक छोटा सा स्फीयर डुबाया तो इस स्फीयर के पास क्या था, वेलोसिटी था, क्या था, वेलोसिटी था। तो यह स्फीयर इसमें नीचे की ओर जाएगी और इस वाटर या इस लिक्विड की जो लेयर्स हैं इसके सरफेस को क्या करेगी, क्या करेंगे, इसके सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन के वजह से इसके सरफेस के साथ ये ड्रैग करेंगे, ठीक। तो ड्रैग करेंगे तो एक फोर्स लगेगा, ठीक, ड्रैग करेंगे तो एक फोर्स लगेगा, विस्कस ड्रैग फोर्स। विस्कस ड्रैग फोर्स कितना होगा इसी के बारे में स्टोक्स लॉ बताता है। तो यह फोर्स कितनी होती है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ क्या बताता है कि यदि एक छोटा सा स्फीयर किसी फ्लूइड में मोशन कर रहा है, वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और उसकी वेलोसिटी भी हो और उसकी रेडियस आर हो, तो उस पर लगने वाला ड्रैग फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है, जहां ईटा क्या है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ दिस फ्लूइड, आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। अब एक बात सोचिए और बताइए कि इस स्फीयर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जब इस स्फीयर को हम किसी लिक्विड में डुबा रहे हैं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो नीचे अर्थ के वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वह होता है, तो ग्रेविटेशन के वजह से एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ठीक। उसे हम लोग कौन सा फोर्स कह सकते हैं, अगर इसकी मास m है तो mg इसके वेट के बराबर फोर्स लग रहा है, ठीक। ऊपर की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं,
तो ऊपर की ओर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो ये वाला, ठीक ना, इसको हम कहते हैं F1। तो एक ये वाला फोर्स लग रहा है F1, और एक फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक, फोर्स ऑफ बायंसी, इसको हम ड्रैग फोर्स कह देते हैं FD। तो एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, फोर्स ऑफ ड्रैग, दूसरा फोर्स ऑफ बायंसी। बायंसी फोर्स क्या होता है? बायंसी फोर्स पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कि जब किसी मटेरियल को, जब किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में डुबाते हैं, तो वह अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करता है? लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक। और इसके कारण वह लिक्विड उस पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, तो वह क्या हो गया? फोर्स ऑफ बायंसी। फोर्स ऑफ बायंसी की वजह से ही कोई पदार्थ किसी लिक्विड में तैरती है या डूबती है। तो ऊपर की ओर दो फोर्स हो गए, फोर्स ऑफ ड्रैग एंड फोर्स ऑफ बायंसी। दूसरा जो है, तीसरा फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या FG कहते हैं, ये डाउनवर्ड फोर्स है। तीन तरह के फोर्स लग रहा है, ठीक ना। अब जरा एक बात सोचिए, फोर्स ऑफ बायंसी इस लिक्विड के वजह से है, उस पे वेलोसिटी का कोई असर नहीं है, ठीक। लेकिन mg यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ड्रैग, इस पे वेलोसिटी का क्या असर है, इसको जानते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है? एक्सेलरेशन लगातार बढ़ते जाता है, ठीक ना। एक्सेलरेशन के वजह से वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाती है। सोचिए, एक स्फीयर है जो किसी लिक्विड में ऐसे डूब रहा है, और ग्रेविटेशन के कारण उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन फोर्स ऑफ ड्रैग जो होगा, यह क्या बताता है कि वेलोसिटी बढ़ने से फोर्स ऑफ ड्रैग बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात? वेलोसिटी अगर यहां हम इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाते जाएं, तो फोर्स ऑफ ड्रैग भी बढ़ेगा ना। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ ड्रैग किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी बढ़ने से बढ़ेगा, वेलोसिटी घटने से घटेगा। अगर उस स्फीयर का रेडियस एक कांस्टेंट हम मान ले r कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर रहा है ना वेलोसिटी के। तो फोर्स ऑफ ड्रैग जो होगा, यह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के, ठीक ना। तो वेलोसिटी बढ़ने से, फोर्स बढ़ने से, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगी? फोर्स ऑफ ड्रैग बढ़ती जाएगी। और फोर्स ऑफ ड्रैग ये किस डायरेक्शन में है? ऊपर की ओर। और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, तो यह किस डायरेक्शन में है? नीचे की ओर। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से भी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही? लगातार बढ़ रही है एक्सेलरेशन की वजह से। तो ये दोनों फोर्स देखिए, इनका क्या ये बन रहा है संयोग कि इसके वजह से वेलोसिटी लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने से ये फोर्स ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब ये दोनों बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए कि दोनों ये वाला फोर्स, ठीक ना, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स ने, सभी अपवर्ड फोर्स का सम डाउनवर्ड फोर्स को, या डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स को क्या किया? बैलेंस कर दिया। तो जब बैलेंस कर दिया तो क्या होगा? तो बैलेंस कर दिया तो वह रुकेगा नहीं, ठीक ना। जो यहाँ पे स्फीयर है यह रुक नहीं जाएगा, वेलोसिटी खत्म नहीं होगी, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं? वेलोसिटी का मान अब बढ़ेगा नहीं, यानी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वह प्राप्त करेगी और उसी वेलोसिटी से नीचे की ओर जाती रहेगी, ठीक। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी VT, या किसी लिक्विड में किसी स्फीयर को डुबाए जाने पे वह सैचुरेटेड वेलोसिटी है, जहां तक पहुंचने के बाद वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाता है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाता है। तो यह किस तरह की वेलोसिटी है? सैचुरेटेड, यानी इसके बाद वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी, सैचुरेटेड वेलोसिटी, ठीक। और यह मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, सैचुरेटेड वेलोसिटी है,
मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक, तो वेलोसिटी जब टर्मिनल हो जाए या सैचुरेटेड हो जाए, तो सैचुरेटेड होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो हमारे पास होना चाहिए अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अच्छा, अब हमारे पास अपवार्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स के लिए जानकारी है कि कौन कौन से अपवार्ड फोर्स हैं और कौन से डाउनवर्ड फोर्स हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डेराइव करने की कोशिश करते हैं। अपवार्ड में दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऑफ ड्रैग और एक फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक, एक फोर्स ऑफ ड्रैग और दूसरा फोर्स ऑफ बायंसी। डाउनवर्ड फोर्स में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। तो अपवार्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगा तभी तो सैचुरेटेड वेलोसिटी आएगी। तो सैचुरेटेड या टर्मिनल वेलोसिटी के कंडीशन में क्या होगा? फोर्स ऑफ ड्रैग प्लस फोर्स ऑफ बायंसी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कब? एट टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा डराइव करते हैं। फोर्स ऑफ ड्रैग क्या होता है? ये वाला 6 पाई ईटा आर वी। और फोर्स ऑफ बायंसी क्या होती है? तो फोर्स ऑफ बायंसी होती है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक, ये बायंसी फोर्स होती है। ठीक ना, या mg इसको कह सकते हैं। mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और वही mg फोर्स है वह ऊपर की ओर अपथ्रस्ट लगा रहा है। तो अपथ्रस्ट mg अपथ्रस्ट लगा रहा है और m क्या होता है? वॉल्यूम इनटू क्या? सिग्मा। यह सिग्मा क्या है? इस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। और डाउनवर्ड फोर्स जो है Fg वह क्या है? mg के बराबर है। और फिर mg डाउनवर्ड फोर्स के लिए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्फीयर। तो मान लिया कि वह रो है। तो हमारे पास क्या आ गया? 6 पाई ईटा आर बी प्लस वी इंटू सिग्मा जी इज इक्वल टू वी इंटू रो जी। ठीक, जहां क्या हो गया? ये वी वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको हम लोग वी टी ले लेते हैं। और ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। ये सिग्मा क्या है? इस वाटर की या इस लिक्विड की डेंसिटी है और ये रो इस स्फीयर की डेंसिटी है। ठीक ना, तो हमें क्या पता करना है? हमें वीटी पता करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी लिख सकते हैं। आगे डेराइव करेंगे तो वी टी इज इक्वल टू वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 6 पाई ईटा आर। 6 पाई ईटा आर, समझ रहे हैं बात? 6 पाई ईटा आर। अब ये जो वॉल्यूम है यह किसका? स्फीयर का। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, 4/3 पाई आर क्यू। और नीचे क्या बच गया? इंटू 6 पाई ईटा आर। और ऊपर क्या बच गया? रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये पाई और पाई कैंसिल, आर से आर क्यू तो आर स्क्वायर और ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ठीक, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? हमारे पास आ गया वी टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन
ईटा। समझ रहे हैं, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला या इक्वेशन आ गया। ठीक, तो टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव करना एक अलग बात है और इसको समझना एक अलग बात है। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गया, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक, जिसे डुबाया जा रहा है या जिसे फेंका जा रहा है, और सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, आर रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक, आर रेडियस ऑफ स्फीयर, और ईटा क्या है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक। और अब क्या बचा, अब जी आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब बताइए कि टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है। टर्मिनल वेलोसिटी दो बातों पे डिपेंड कर रही है। एक आर, यानी ये जो स्फीयर है उसके रेडियस पे, रेडियस का सीधा मतलब उसके साइज पे, ठीक। तो अगर साइज बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस बात को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ी चीज हवा में ऊपर से फेंकेंगे तो हवा भी एक तरह की फ्लूइड है, तो वह बड़ी चीज क्या होगी, वह बड़ी चीज ज्यादा दूरी तक या ज्यादा वेलोसिटी प्राप्त करके क्या करेगी, सैचुरेट होगी, और उसके अपेक्षा छोटी चीजें कम वेलोसिटी पर ही जाके सैचुरेट हो जाएगी। समझ रहे हैं, जैसे आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदें अगर स्फेरिकल होती हैं, स्फेरिकल ही होती हैं, तो उनकी जो डायमीटर होती है, उनका जो रेडियस होता है, रेडियस बहुत कम, और रेडियस कम होने के कारण वह कम वेलोसिटी पे ही सैचुरेट हो जाएगी, और कम वेलोसिटी पर सैचुरेट होकर उसी वेलोसिटी से फिर क्या होगा, वह जमीन पे फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर खाली mg वर्क कर रहा होता तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती, और फिर जब जमीन पे गिरता या हमारे सर पे गिरता तो हमको चोट लग जाता। लेकिन ऐसा कम होने के कारण ओस की बूंदें जो होती हैं ठंडी के दिन में हवा में लहराते रहती हैं, ठीक ना। वह इतना डाउनवर्ड फोर्स, इतना सैचुरेटेड वेलोसिटी पे नहीं पहुंच पाती कि वह नीचे तक गिरे, ठीक। दूसरी बात, और दूसरी चीज है कि रो और सिग्मा पे ये डिपेंड करता है। तो रो और सिग्मा क्या है, तो रो है किसकी वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है और इसमें डुबाए जाने वाले स्फीयर की डेंसिटी कम है, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा यह कि इस पूरे इक्वेशन का जो साइन होगा निगेटिव आ जाएगा और टर्मिनल वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी, यानी ऊपर की ओर। जैसे एयर बबल को जब हम पानी में छोड़ते हैं तो वह एक स्फीयर का आकार लेती है और एयर बबल ऊपर की ओर जाने लगती है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि वहां एयर की डेंसिटी रो पानी की डेंसिटी सिग्मा से कम होती है। लेकिन अगर किसी पत्थर के टुकड़े को हम पानी में डुबाएं तो वह नीचे की ओर जाती है, क्योंकि वहां पत्थर की डेंसिटी रो पानी की डेंसिटी सिग्मा से क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गया बात। तो ये तो बात हुई डेंसिटी की। अब आगे एक चीज और बचता है छोटा सा, वह है रेनॉल्ड्स नंबर। और रेनॉल्ड्स नंबर का क्या यूज है हमारे लाइफ में, इसको हम देखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर Rn, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू P V D अपॉन, सॉरी रो वी डी, ये P नहीं होगा, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा, ठीक। ये रेनॉल्ड्स नंबर है। ये किस बारे में बात करती है इसको हम लोग जानते हैं।
मान के चलिए कि कोई पाइप है और पाइप में किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, यह फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन। और अगर टर्बुलेंट है तो इस पाइप के वाल पे क्या करेगा? हीट करेगा। तो पाइप के वाल को जब ये हीट करेगा, ठीक ना, तो उस पर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगाने के वजह से हो सकता है कि पाइप की वाल जो है फट जाए या पाइप ब्रेक हो जाए। तो पाइप को ब्रेक नहीं होने दिया जाए, इसके लिए क्या है? तो इसके लिए हम इसके वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं। वेलोसिटी बढ़ाने से कोई भी फ्लूइड क्या हो जाती है? टर्बुलेंट फ्लो करने लगती है, ठीक ना। तो टर्बुलेंट फ्लो करके कोई भी फ्लूइड किसी पाइप को ब्रेक ना कर दे, इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर यूज होता है। रेनॉल्ड्स नंबर में क्या कैलकुलेशन होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, डायमीटर ऑफ पाइप, दिस इज डायमीटर ऑफ पाइप, एंड विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कितनी है, उसका डेंसिटी कितना है, और स्पीड कितनी है, और डायमीटर पाइप का कितना है। तो अगर हम ये चीज कैलकुलेट करके निकाल लें तो एक नंबर आएगा। ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एक नंबर हमारे पास आएगा और उस नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, ये वेलोसिटी के कारण एक फोर्स है, ये वेलोसिटी के कारण, ये ऊपर वाला फोर्स है, जो ऊपर वाला फोर्स है या किसके कारण है? वेलोसिटी के कारण। तो इसे हम लोग इनर्शियल फोर्स कह सकते हैं, इनर्शियल फोर्स। और नीचे वाला विस्कोसिटी फोर्स और इनर्शियल फोर्स के बीच किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, आइए जानते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसकी वैल्यू अगर 1000 से कम है, 1000 से कम है, तो जो फ्लो होगी वह स्ट्रीम लाइन फ्लो होगी। किस तरह की फ्लो? स्ट्रीम लाइन। और अगर इसकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा है, ठीक ना, 2000 से ज़्यादा है, तो जो फ्लो होगी वह टर्बुलेंट फ्लो होगी, टर्बुलेंट फ्लो होगी। अब आप लोग जानते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो इस पाइप के लिए सेफ है और टर्बुलेंट फ्लो इस पाइप को ब्रेक कर सकता है। तो हम स्पीड उतना ही रखेंगे जिससे रेनॉल्ड्स नंबर 1000 या उससे कम आए, ताकि फ्लो स्ट्रीमलाइन रहे। अब बात आती है कि 1000 और 2000 के बीच में अगर आया रेनॉल्ड्स नंबर तो क्या? तो यहाँ पे जो फ्लो होगी वह मिक्स्ड फ्लो होगी या अनस्टेबल फ्लो होगी, कभी स्ट्रीमलाइन कभी टर्बुलेंट, कभी भी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में चेंज हो सकती है। तो लिक्विड के सेफ फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर आता है और रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 से लेस होना चाहिए, तब लिक्विड क्या होगी? एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो करेगी, अदरवाइज या टर्बुलेंट में चेंज होकर पाइप को ब्रेक कर सकती है, ठीक है। तो ये रहा आपका विस्कोसिटी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।